हेलो एवरीवन। चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का टॉपिक है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मीन्स वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, WBCs। अभी तक की जितनी वीडियो हैं, पहले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में फर्स्ट वीडियो में बेसिक था सारा ब्लड के बारे में, प्लाज्मा। सेकेंड वीडियो में RBCs। अब इसमें हैं WBCs एंड ब्लड कॉर्पसेल्स, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसमें मतलब ये सारा, इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि जो नीट में, अदर एग्ज़ाम्स में, एम्स में, PGT, TGT सब कंपटीशन के मतलब कॉम्पिटिशन्स के जितने भी कंपटीशन हैं उनके क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। तो इसके कुछ पहले मेन टर्म्स हैं, जैसे तुम ये कह दो ल्यूकोपोइसिस, इससे पहले पढ़ा था इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ RBCs, हीमोपोइसिस, formation of blood, same as leukopoiesis. Leukopoiesis is formation of WBCs. Leukopenia, एक ल्यूकोपीनिया का मतलब, पीनिया मीन्स डिक्रीज इन नंबर। अगर WBCs का नंबर डिक्रीज हो रहा है किसी भी वजह से, जैसे मोस्टली टीबी का टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस के केस में, एड्स के केस में, या बहुत ज़्यादा स्टारवेशन, भूख की केस में, बहुत ज़्यादा कोई मतलब पर्सन है बहुत लॉन्ग टाइम से बीमार है, खाना पीना नहीं खा रहा है, तो उस केस में भी इनका नंबर डिक्रीज होने लगता है। और टोटल नंबर क्योंकि इनका 6000 to 8000 है, तो 5000 से अगर इनका नंबर कम हो रहा है पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में, तब ये कंडीशन है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस, रेज्ड ल्यूकोसाइट काउंट। अगर ल्यूकोसाइट का नंबर, WBCs का नंबर बढ़ रहा है, तब इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। नंबर इंक्रीज एबनॉर्मली इन ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में WBCs का नंबर जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज्ड है। जैसे मान लिया तुम कह रहे हो कि 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड है, और इसका हो गया 50,000, 1,00,000, तो एबनॉर्मली इंक्रीज इन केस ऑफ ब्लड कैंसर। रेशो ऑफ RBCs का सबको नंबर मालूम है, 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। और इन दोनों का जो रेशो है, RBCs रेशो WBCs, 600:1। अब ये मत कहना कि मैम ने तो ये बता दिया था कि 600:1, तो जो अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं, रेशो पढ़ के बस टिक कर दिया, नहीं। अगर ये पहले WBCs और फिर RBCs देते हैं, तब तुम्हें करना पड़ेगा 1:600, मतलब इसका ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब आता है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC। जैसे RBCs का फॉर्मेशन है रेड बोन मैरो में है, तो WBCs का जो फॉर्मेशन है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। लिम्फ नोड्स, पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेयर्स पैचेस है जेजुनम में, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर होती हैं, और जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके येलो बोन मैरो के अंदर, ये इन सब का साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBCs। यहाँ मैंने एक साथ बता दिया है, पर WBCs के जो टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ये सब अलग अलग हैं। तो इनमें थोड़ा सा मतलब चेंजेस भी हैं, जब मैं आगे समझा रही हूँ तब मैं तुम्हें बताऊँगी। तो अब नेक्स्ट इसमें अगर तुम WBC का कॉमन लेते हो, WBCs, ये क्या क्या पॉइंट लिखोगे कि लार्जर देन RBCs। रेशो मैंने बता ही दिया कि रेशो इनका इस तरीके से है, अमीबॉइड नेचर, मतलब स्यूडोपोडिया फॉर्म करके ये मूव कर सकती हैं, और मूव करने के ही अकॉर्डिंग इसमें कुछ WBCs ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, दे कैन, ये ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, दे कैन स्क्वीज आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू एनगल्फ द जर्म्स। मान लिया जर्म है, तो ये ब्लड कैपिलरीज से बाहर आके जर्म्स को एनगल्फ करते हैं। इस टर्म को बोलते हैं डाईपेडेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाईपेडेसिस। क्या डाईपेडेसिस सारी WBCs ये कैरेक्टर को शो करती हैं? आंसर होगा नो। ओनली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट शो दिस कैरेक्टर, डाईपेडेसिस। डाईपेडेसिस का मीनिंग
कि दे कैन स्क्वीज आउट, इनको ये पता चलता है कि बाहर कोई ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब आर्टरीज में, वेन्स में फ्लो कर रहा है, और बाहर कोई जर्म है, कोई एंटीजन है, तो उसको एनगल्फ करने के लिए दे कैन स्क्वीज आउट फ्रॉम दी वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आगे इसमें जो टाइप्स हैं, अच्छा एक चीज और है, अब जैसे पहले टाइप्स का ही लिख लो, टाइप्स ऑफ WBCs। WBCs के टाइप्स में 2 टाइप, एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइट और सेकेंड वन इज ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स, इनका अगर तुम मतलब कॉमन इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो इसमें ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसको कहोगे, मतलब न्यूक्लियस इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट PMNL, ध्यान रखना। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है ग्रेनुलोसाइट का, वेरिएबल शेप, क्योंकि ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप की हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो वेरिएबल शेप का है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट, PMNL। ग्रेनुलोसाइट ये 3 टाइप की, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल्स का सेकंड नेम है हेट्रोफिल, ये हेट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स का सेकंड नेम है और एसिडोफिल्स। अब देखो इनमें क्या क्या है। जो इओसिनोफिल्स हैं या एसिडोफिल्स, ये परसेंटेज इसका कि 2 to 3% ऑफ टोटल WBCs। सबसे मेन चीज है कि इनके अगर तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, इओसिनोफिल के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर कोर्स ग्रेन्यूल्स हैं, ये कोर्स ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में, बाइलोब न्यूक्लियस है। एसिडिक मीडियम में ये स्टेन करती है, और वर्म इन्फेक्शन या एलर्जिक, सम टाइप की एलर्जी, हर एक टाइप की एलर्जी में नहीं, सम टाइप की एलर्जी है या वर्म इन्फेक्शन में इनका नंबर इंक्रीज होता है। और सबसे ज़्यादा मेन ये होता है कि दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन है तो कोर्स ग्रेन्यूल से सब्सटेंस सिक्रीट होगा रिलीफ के लिए। तो हाइपर सेंसिटिविटी की बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो दे मे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, बेसोफिल्स ये स्मॉलेस्ट, मतलब एकदम लीस्ट नंबर कह सकते हो, ये लीस्ट नंबर, और नंबर पहले ही मैं बता चुकी हूँ सारा कि 0.5 से 1%। इनका जो न्यूक्लियस, इनका स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इसका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप न्यूक्लियस होता है। ग्रेन्यूल्स थोड़े बड़े साइज के हैं, कम नंबर में है। तो इसमें क्या होता है, मतलब मेन इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर कोई भी हम लोगों को, जैसे वेस्प है, हनी बी है, उसने बाइट किया या किसी भी तरीके की कोई इंजरी हुई, तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड कैपिलरी जब बस्ट होंगी किसी भी टाइप से, तो एक टिश्यू से एक सब्सटेंस, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस रिलीज होगा, वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगता है, और इनसे, इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल से 3 सब्सटेंस रिलीज होते हैं। एक होता है इसके अंदर हिस्टामिन क्या है, वैसोडाइलेटर, ये एक वैसोडाइलेटर है। सेकेंड रिलीज होता है हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस है। और तीसरा रिलीज होता है सिरोटोनिन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तीनों का।
तो जब कोई भी हमें बाइट करता है, वेस्प ने बाइट किया या कोई पॉइजनस इंसेक्ट ने बाइट किया, हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो ये वैसोडाइलेटर ब्लड वेसल्स डायलेट करने लगती हैं, ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है। तो तुम मतलब कभी देखा होगा कि एकदम रेडनेस कॉज होती है, हीटिंग होने लगती है, स्वेलिंग होने लगता है, पेन होता है। इसके लिए और दूसरा हेपेरिन का काम ये होता है कि उस समय प्रिवेंट करने का होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज बस्ट हो रही है तो ऑक्सीजन आएगी, तो वो ब्लड क्लॉट जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ना हो, उससे ये प्रिवेंट करता है। सेरोटोनिन ये कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ये एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्टर करके हमें एकदम प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एकदम ब्रेन के अंदर कि हमें एकदम जैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, वो चीज़ ना हो, तो उसमें हेल्प करेगा। पर तुरंत रिलीफ के लिए कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रिलीज होंगे तो क्या होता है, नोजिया कंडीशन, वोमिटिंग होने लगती है इस तरह की, या एकदम एसिड बनने लगता है, वो ज़्यादा कंडीशन होगी अगर बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके लिए कि तुरंत रिलीफ के लिए हमें सिट्रस फ्रूट्स, चाहे नींबू हम ले सकते हैं, और सिट्रस फ्रूट्स हमारे घर में रखे हुए क्योंकि वो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और सम एलर्जिक कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट रोल मतलब ये करती हैं बेसोफिल्स। ठीक है, तो बेसोफिल्स का मैंने तीनों का बता दिया है कई बार। अब इसके लिए क्या चीज़ है कि ये एनसीईआरटी बुक मेरे पास है, बच्चे क्या करेंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो चीज़ ठीक है सब, पर एनसीईआरटी का पेज नंबर, एनसीईआरटी में पेज नंबर 279 जब ये पढ़ रहे होंगे, वीडियो तुम देख रहे होंगे, तो एनसीईआरटी अपने पास रखो। 279 पेज पर पहले तो है इरिथ्रोसाइट, फॉर्म्ड एलिमेंट हेडिंग में इरिथ्रोसाइट में 7th लाइन है, ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि नीट के लिए है। अब तुम लोगों को क्या करना है कि एनसीईआरटी लेके जो ये वीडियो देख रहे हो, इसके मेन पॉइंट शॉर्ट नोट, क्योंकि नीट के एग्जाम बहुत ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं, तो उसके लिए शॉर्ट नोट अपने तैयार करो। और जो लाइन में ये बता रही हूँ कि इरिथ्रोसाइट जब हेडिंग है उसकी 7th लाइन में ये दे रखा है, लाइफ स्पैन दे रखा है, और आरबीसीज सबसे लास्ट लाइन में दे आर डेस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब ल्यूकोसाइट अगला हेडिंग है, इसकी 5th लाइन जो दे रखी है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, लास्ट से सेकेंड लाइन ही देखो, सेकेंड लास्ट, बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, जो मैंने यहाँ बताया है, बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एटसेट्रा, दे एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी की लाइन है, जब तुम पढ़ोगे इसी हिसाब से शॉर्ट नोट तैयार करो। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, हर एक दिन में इतने इतने करोगे एक चैप्टर के, तो बहुत जल्दी तुम्हारे शॉर्ट नोट तैयार होंगे, मेन पॉइंट्स तैयार होंगे, और वो पढ़ोगे और स्टडी करोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड है न्यूट्रोफिल्स। पहला था एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, और थर्ड क्या है अब, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स और हेट्रोफिल ये साइज में मतलब थोड़ी छोटी हैं, साइज में छोटी है, पर नंबर इनका ज्यादा है, मोर इन नंबर। ठीक है, और सबसे मेन चीज ये होती है, अब इसका रोल देखो कि जब तुम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हो, इसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड, बहुत सारे इसके अंदर लोब्ड हैं, मल्टी लोब न्यूक्लियस। ग्रेन्यूल्स इसका रोल थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा। पहले साइटोप्लाज्म में 2 टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं, एक तो होते हैं लार्ज और एक होते हैं स्मॉल, मतलब लार्ज स्मॉल ही मत कहो तुम, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स एंड सेकेंडरी। तो जो लार्ज वाले वो प्राइमरी हैं। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स एक्ट्स एज लाइसोसोम, और जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स बैक्टीरिसाइड्स प्रॉपर्टी, मतलब ये रिलीज करते हैं कि बैक्टीरियल साइडल केमिकल्स हैं, ये सब रिलीज करते हैं। तो इसका क्या रोल है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स कैसे होते हैं, स्कैवेंजर्स। ये स्कैवेंजर्स डेड सेल्स हो गई, बॉडी की डेड सेल्स हैं, जर्म्स हैं, उनको ये खाते हैं, तो इसलिए ये फैगोसिटिक नेचर के भी हैं।
और माइक्रो पुलिसमैन, इसका नाम है माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द ब्लड, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द ब्लड। क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया था, ब्लड कैपिलरी से ये स्क्वीज करके बाहर आए, बाहर कोई जर्म्स पड़ा हुआ है, उस पर अटैक किया और अटैक करके बॉडी के जब ये सेल के अंदर पहुंच गए, यहाँ पर साइटोप्लाज्म की लेयर करेक्ट हुई, इसको बोलते हैं फैगोसोम। तो सबसे पहले फैगोसोम जो सेकेंडरी बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, पहले इससे जाकर अटैच्ड होगा, ये सेकेंडरी ग्रेन्यूल से, तो ये इसको बैक्टीरिया जो भी जर्म है या केमिकल से केमिकल रिलीज करके उसको इनएक्टिव कर देगा। और लाइसोसोम फिर इसके ये लाइसोसोम के साथ जुड़ेगा, मतलब प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के साथ, तो ये जो है इसके एंजाइम को इसमें रिलीज करके उसको एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आता है हमारा ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये ए ग्रेनुलोसाइट्स ये दो टाइप के हैं, एक तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो जो मोनोसाइट होते हैं ये मोनोसाइट 6% है, मैक्रोपुलिसमैन है, ये मैक्रोपुलिसमैन ऑफ द सेल ऑफ द ब्लड कह सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर ये होता है, मेन फैगोसाइटोसिस का जो नेचर होता है वो इन्हीं का ही है। मोनोसाइट मतलब फैगोसाइटोसिस, फैगोसिटिक सेल्स, हर तरह के जर्म्स, डेब्रीज, सेल डेब्रीज, रोज की सेल्स की जितनी डेथ होती है या वो डेब्रीज हैं, उन सबको ये एनगल्फ करके खत्म करती है। लिम्फोसाइट 26% है, और ये लिम्फोसाइट इनका जो फॉर्मेशन, अभी मैंने यहाँ पे जो बताया था कि लिम्फ नोड, पेयर्स, पैचेस, केवल एक लिम्फोसाइट ऐसी हैं जिनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। बाकी जितनी भी होती हैं, जो लिम्फ नोड बोला, पेयर्स, पैचेस, बाकी स्प्लिन, बाकी सब का वहाँ होता है। तो ये लिम्फोसाइट इनका, अच्छा एक स्ट्रक्चर और देखो, इसका स्ट्रक्चर जब मोनोसाइट का स्ट्रक्चर बनाओगे, ग्रेन्यूल्स इसमें है नहीं, तभी इनका नाम है ग्रेनुलोसाइट। इसका जो न्यूक्लियस होता है, बस ये ध्यान रखना, इसका न्यूक्लियस होता है बीन शेप, बहुत बार पूछा हुआ है, बीन शेप और किडनी शेप इनका न्यूक्लियस है। लाइफ स्पेन सबकी वेरिएबल है, लाइफ स्पेन सबकी अलग अलग होती है। इसमें लिम्फोसाइट जो होती हैं, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इनका न्यूक्लियस लार्ज है, राउंड है, साइटोप्लाज्म है, और इनका फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन के अकॉर्डिंग, मोस्टली मैचुरेशन के अकॉर्डिंग ये दो टाइप की होती हैं कि अगर लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनने के बाद वहीं पर रह रही हैं, बोन मैरो में ही रह रही हैं या लिवर में जा रही हैं, तब तो इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, तब इनको क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। और अगर ये बोन मैरो में बनने के बाद मैचुरेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए कि डिफरेंट टाइप्स की टी सेल्स होंगी, ये जा रही है थाइमस में, तब इसका नाम है टी लिम्फोसाइट, ये नाम है इनका टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट ये ब्लड में जाके जर्म्स पर डायरेक्ट अटैक करती हैं, तो ये क्या कॉज करती हैं, दे कॉज CMI, सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, ये डायरेक्ट जाके उस पर अटैक करती हैं। और बी लिम्फोसाइट ये प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करती हैं, पहले प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, और प्लाज्मा सेल से क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज। तो जर्म्स पर अटैक करने के लिए ये एंटीबॉडीज जर्म्स पर अटैक है। अब जैसे मान लिया हम इस तरीके से समझाएं कि दो बच्चे हैं या दो कोई भी हैं, लड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, और तीसरा जो दूर बैठा हुआ है, दूर बैठ के सीधे वो गोली मारते हैं, मतलब वो आके नहीं भिड़ेगा उससे, तो ये वाली तो ये भिड़ती हैं जाके जर्म से, उस पर अटैक करती हैं, उसको पकड़ती हैं, और ये कुछ नहीं करती है, तो एंटीबॉडीज रिलीज करती है, सारा काम एंटीबॉडीज करेंगी, उसको किल करने का काम। तो इस तरीके से बी सेल्स एंड टी सेल्स, तो ये सारी WBCs के टाइप हैं। इनके बारे में होता बहुत है, पर ये बाद में जो दूसरे 12th में चैप्टर होगा उसमें मैं बताऊंगी। इस अब सबसे लास्ट में आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स। और जिस तरीके से ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपोइसिस, उसी तरीके से ये टर्म होती हैं कि अगर थ्रोम्बोपोइसिस, यहाँ पर मैं बोलूँ थ्रोम्बोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स,
तो ये यहाँ पर मतलब, या थ्रोम्बोसाइटोसिस अगर मैं कह दूं, थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स फाउंड ओनली इन मैमल, ये मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर तुम दूसरे एनिमल की बात कर रहे हो, मोस्टली फ्रॉग की बात की जाती है, तो फ्रॉग के केस में इन्हीं का नाम, मतलब वो कौन सी होती है, वो स्पिंडल शेप है, वो स्पिंडल सेल्स, ये होती है स्पिंडल सेल्स इन केस ऑफ अदर एनिमल या इन केस ऑफ फ्रॉग। ठीक है, मैमल्स के केस में ब्लड प्लेटलेट्स, इनका नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। और जिन सेल्स के बोन मैरो की, जिन सेल्स के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको क्या बोला जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स। और ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है कि दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, डेंगू फीवर के केस में ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज होता है। तो ये सारा है WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। इस वीडियो में इतना ही, और फिर आगे का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।